जनन, रिप्रोडक्शन। जनन के दो भाग हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। जनन के दो भाग हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, जिसमें से जनन कुछ सामान्य लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे यह एकल जनक द्वारा संपन्न हो सकते हैं। दूसरा, इनमें जननांग नहीं होता है। तीसरा सामान्य लक्षण क्या उत्पन्न करते हैं कि जनन हमेशा कोशिका नहीं होती है। अलैंगिक जनन, जनन के किन्हीं दो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कुछ सामान्य लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमेशा अलैंगिक जनन एकल कोशिका द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये एकल जनन होते हैं। दूसरा सामान्य उत्पन्न लक्षण करते हैं जननांग। तीसरा कोशिका, जनन अंग में इनमें कोशिका नहीं होती है। और लैंगिक जनन, इनका दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सामान्य रूप से मानव में संपन्न होने वाली क्रिया है। आप जानते ही होंगे कि लैंगिक जनन हमेशा दो जनक शामिल होते हैं, दो जनक, जिन्हें युग्मक या फिर गैमिट भी कहते हैं, जिन्हें युग्मक या गैमिट कहते हैं। इन दोनों के समायोजित से, इन दोनों के जनक जिसमें नर तथा मादा, इन दोनों के समायोजित से उत्पन्न होने वाली एक नई क्रिया जिसे हम कहते हैं जाइगोट, से ही यहाँ पे जाति उद्भव हुआ है, स्पीसीज। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में हमें पादप द्वारा उत्पन्न जनित को पढ़ना है, जिन्हें दूसरा नाम, अलैंगिक जनन का दूसरा नाम है अयुग्मकी, जिसे अगैमिक भी कहते हैं, जिसमें समान उत्पन्न लक्षण सबसे पहले आता है। इनकी कुछ विधि है, जिनमें सर्वप्रथम विधि जो आती है उनको कहते हैं विभाजन। आपने विभाजन, मुकुलन, तीसरा जो हमारा वह विखंडन, अनिषेक जनन चौथा है, अनिषेक जनन। विभाजन, विभाजन, विभाजन में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो होता है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कोशिका है और एक कोशिका ये है। इन कोशिकाओं में हमारा एक्स एक्स वाई, इनमें से एक एक्स इस साइड जाएगा और एक वाई इस साइड आएगा, जहाँ पे पुत्री कोशिका और भ्रूण से उत्पन्न नर तथा मादा का निर्धारण करता है। आपने जरूर सुना होगा कि किन्हीं एक जैसे 23 46 गुणसूत्र बनाए जाते हैं, वैसे ही इनमें से ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती है वो सोमेटिक कोशिका होती है। अक्सर ये सोमेटिक कोशिका में देखने जाती है, ना कि प्रजनन कोशिका में। प्रजनन कोशिका में यह बिल्कुल भी नहीं होती है, हमेशा सोमेटिक कोशिका में दिखेगी आपको ये। तो एक्स 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 वाई यह कोशिकाएं जो होती है एक दूसरे का निर्धारण करती हैं, स्थानांतरण। जहाँ पे आपको पता होगा कि एक्स वाई के साथ अगर एक्स एक्स मिल जाता है तो फिर एक्स वाई के साथ अगर एक्स मिल जाए या फिर वाई की जगह पे एक्स आ जाए तो नर तथा मादा का निर्धारण हो जाता है। समसूत्री विभाजन में यही होता है। द्विविभाजन, द्विविभाजन जहाँ पे कुछ सेल जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियो के समय के साथ ही विभाजित हो जाते हैं। द्विविभाजन की कुछ कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया के समय के साथ ही विभाजित हो जाती हैं।
समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के कुछ चरण प्रक्रिया है, जहाँ पे समसूत्री विभाजन कुछ फेज में, समसूत्री विभाजन अक्सर हमेशा फेज में चरण प्रक्रिया पूरी करती है। जिसका पहला चरण एक, जिसका पहला चरण होता है पूर्वावस्था, जिसे कहते हैं प्रोफेज। इनका सामान्य लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण है क्रोमोजोम प्राप्त होता है, क्रोमोजोम प्राप्त होना। क्रोमोजोम का प्राप्त होना यह हमेशा अक्सर प्रोफेज में आता है। समसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में क्रोमोजोम प्राप्त होता है, उसकी प्रथम अवस्था जो है वो है प्रोफेज, और सेकंड जो अवस्था है वो आती है हमारा मेटाफेज। मध्यावस्था, जहाँ पे इसके समान अक्सर लक्षण दर्शाए जाते हैं कि क्रोमोजोम में ये बद्ध होता है। बद्ध मतलब होता पंक्ति, जहाँ पे पंक्ति में पाए जाते हैं क्रोमोजोम जैसे 23x23 वाला 46 गुणसूत्र दर्शाया जाता है ऐसे। तीसरा जो इसका एनाफेज, युग्म विभाजन अवस्था, जहाँ पे इसके समान लक्षण होते हैं कि पुत्री कोशिका यहाँ पे अलग हो जाती है। पुत्री कोशिका हमेशा कहाँ पे अलग होती है? पुत्री कोशिका हमेशा एनाफेज युग्म विभाजन के टाइम पे अलग हो जाती है। जिसका चौथा लक्षण आता है टेलीफेज दूरा अवस्था। टेलीफेज दूरा अवस्था जिसके सामान्य लक्षण दर्शाए जाते हैं दो केंद्रक का नया होना है। जहाँ पे दो केंद्रक का नया होता है, जहाँ दो केंद्रक नए हो, दो केंद्रक हमेशा नए बने, वहाँ पे दर्शाया जाता है टेलीफेज। साइटोकाइनेस का या साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य लिपिड इसके सामान्य अवस्था दर्शाते हैं कि विभाजित कोशिकाएं जो होती है हमेशा यहाँ पे नए बनाए जाते हैं। विभाजित कोशिका अक्सर यहाँ पे नए बन जाते हैं। अलैंगिक जनन की सामान्य विधियों में, अलैंगिक जनन की सामान्य विधियों में जो पहला विधि था वो था हमारा बॉडी मुकुलन। इसका यह भाग बट कहलाता है, यह भाग इसका स्टॉक और यह भाग इसका पेडल डिस्क, और ये वाला भाग कोलम स्तंभ। मुकुलन का सामान्यतः पाया जाना प्रोटोजोआ में, सीलेंट्रेटा और एनेलिडा में। इसकी दूसरी जो सामान्यतः विधि है वो है
विखंडन। ओटोटोमी रीजनरेशन। और दूसरा जो है वो है लीनियस। ऑटोनोमी रीजनरेशन क्या है? ऑटोनोमी रीजनरेशन है कि किसी भी कोशिका का एक भाग से टूट जाना, किसी भी कोशिका का एक भाग से टूट जाना, फिर से उसी जगह से वापस उत्पन्न हो जाना। यह भाग रीजनरेशन यानी पुनः रुद्रभवन की व्याख्या बतलाता है कि एक भाग से कोशिका टूट जाती है और दूसरी भाग से वह उत्पन्न हो जाती है। यह बात पुनः रुद्रभवन कहलाती है, जहाँ पे यह ज़्यादातर लीनियस यूमिन क्रीमी प्रजाति में भी देखा जाता है। इसका सेकंड उदाहरण है। और चौथा हमारा जो है अलैंगिक जनन की चौथी विधि, जिसको कहते हैं हम अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। मातृ कोशिका से नया मातृ कोशिका से नया प्राणी बना देना, या फिर कीट द्वारा जनन। अनिषेक जनन जो होता है वो हमेशा मातृ कोशिका से नया प्राणी बना देता है, और कीट द्वारा जनन करना इनके सामान्यतः लक्षण होते हैं अनिषेक जनन के। जनन आपने भी देखा कि एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि जनन के प्रकार में सर्वप्रथम आने वाला जो प्रकार है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वो हमेशा कुछ सामान्य लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिनके सामान्य लक्षण में आते हैं सर्वप्रथम इनमें जननांग नहीं होते हैं। अलैंगिक में जननांग नहीं होते हैं और ना ही कोई विशेष प्रकार की जनन कोशिका। तीसरा आता है इसमें कि ये हमेशा एक जनक होते हैं। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आने वाली सामान्यतः कुछ लक्षण जिनमें से आते हैं सर्वप्रथम कि लैंगिक जनन में हमेशा जनक जो होते हैं वो होते हैं दो, और ये दोनों आपस में मिलकर एक प्रकार का गैमेट उत्पन्न करते हैं, और गैमेट जो होते हैं संयोजित होकर जाइगोट बनाते हैं। ये हमने देखा है। अलैंगिक जनन, जिनमें हमारी जनन के प्रकार में से प्रथम हमें पढ़ना है अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होता है अयुग्मकी, जिन्हें अयुग्मकी एगैमिक भी कहते हैं, एगैमिक, इन्हें एगैमिक भी कहते हैं क्योंकि इसमें युग्मकों का समावेश नहीं होता है। युग्मकों का समावेश इसमें नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधि हैं, जिनमें आता है सर्वप्रथम मुकुलन, दूसरा जो है विभाजन, तीसरा विखंडन, चौथा अनिषेक जनन, इन सभी भागों में सर्वप्रथम हमें जो पढ़ना है वो है हमारा विभाजन। विभाजन अक्सर सूत्री विभाजन द्वारा होता है। सूत्री विभाजन, इस प्रक्रिया में हमेशा जीवधारी सूत्री विभाजन जो होता है दो या दो से अधिक समान आकार के भागों में ही विभाजित हो जाते हैं। जीवधारी के दो संतति कोशिका होती है, एक होती है द्विविभाजन, जिसे हम द्विविभाजन मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक अंडाणु और एक यहाँ पे अंडाणु है, यहाँ पे XY कोशिका है, XX है, तो ये एक अपना स्थानांतरण यहाँ देगा और एक यहाँ देगा,
एक नर देगा, एक मादा देगा, जहाँ पे ये समसूत्री विभाजन द्वारा इनकी प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसे कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन की प्रक्रिया ज़्यादातर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के समय में ही देखने को मिलती है। वहाँ अक्सर ये माइटोकॉन्ड्रिया के समय में ही ये विभाजन हो जाता है। जनन, जनन हमें यहाँ हमें अलैंगिक जनन या अमीबा में द्विविभाजन, यह कोशिका अपना केंद्रक, फिर एक नया संतति कोशिका, विभाजित केंद्रक, फिर यहाँ से दोनों अलग विभाज्य करते हैं, फिर एक संतति कोशिका तैयार करते हैं। अमीबा अलैंगिक जनन या अमीबा द्विविभाजन का जो आरेख है, हमें आरेख को इसके द्वारा प्रदर्शित करना है और इनके बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखना है, जिसमें से द्विविभाजन, मुकुलन, बीजाणु का निर्माण, इन 4-5 पॉइंट को लिख के उनके बारे में बताना है। जिसमें सबसे पहले आता है द्विविभाजन। द्विविभाजन, द्विविभाजन में टॉपिक्स क्या होते हैं कि एक कोशिका मान लीजिए कोशिका, अगर एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति बनाती है, एक कोशिका विभाजित होकर, देखिए यहाँ पे एक कोशिका विभाजित होकर यहाँ पे जो विभाजित केंद्रक हो गई और संतति बना रही है, यहाँ पे दो अलग अलग कोशिका देख सकते हैं आप। ज़्यादातर ये हमेशा अक्सर एग्जाम्पल क्या है इनके, अमीबा या फिर बैक्टीरिया। मुकुलन के उदाहरण है ईस्ट और बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण हमेशा एनआईएस में पूछे जाते हैं। बीजाणु निर्माण के बारे में आपको जरूर बताना है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की कुछ अन्य विधि, जिसमें आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, एक पौधा दिया जाएगा जिसमें से आपको उसके कुछ भागों का नाम बताना रहेगा और कुछ पोटेंट टॉपिक्स लिखना रहेगा। जैसे कि सूक्ष्म प्रवर्धन हमेशा किसी पौधे की प्रत्येक जीवित कोशिका या प्रत्येक अंग को टेटिपोटेंट कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म पौधे, जैसे पौधों को जन्म देने की क्षमता होती है, जिनमें जायगोट भी होता है, इसलिए सभी कोशिकाएं एक समान जिन्न में होते हैं। तो पॉइंट क्या बनेगा इनका कि पहला, कोशिका या प्रत्येक अंग को टेटिपोंट अर्थात पूर्ण सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, जो जायगोट या अकेली युग्मनज कोशिकाओं से तैयार होते हैं। आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लिखने हैं और सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में बताना है, जहाँ पे आपको 3 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं। क्लोन, क्लोन के बारे में आपने जरूर जानते होंगे कि क्लोन हमेशा एकल संतति कोशिका के जैसी ही समान कोशिका उत्पन्न कर देना। जैसे यहाँ पे 1 लिखा तो इसके सामने भी 1, यानी एक मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर घोड़ा है और घोड़े के जैसे ही एक दूसरा सेम कुछ चीज़, जैसे घोड़ा
प्लस गधा दोनों मिलाकर एक नई संतति पैदा की गई थी। इसको कहते हैं खच्चर। और क्लोन का एक भेड़िया 1996 में हमारे एनसीईआरटी में लिखा है। जिसका 1996 में एक डोली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। ये हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके बारे में हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ना कि आपको इस पर टॉपिक पूछा जाएगा। क्लोन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? क्लोन के प्रकार होते हैं, पहला सेल क्लोनिक, रिप्रोडक्टिव क्लोनिक, थेरेप्यूटिक क्लोन। पुष्प का आयाम काट। पुष्प के आयाम काट में किन्हीं भागों को हमें दर्शाना है। जहाँ पे आपको एनायुस में ऐसा कुछ ड्रॉ दिया रहेगा, आपको उसके भागों को दर्शाना रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग बनाया है और यहाँ पे मैं इसके भागों को दर्शा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र आप सबको पता है कि वर्तिकाग्र। और हमारा ये वाला भाग जहाँ अंडाशय, पुष्प, वृंत, और हमारा ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहते हैं वर्तिका। ये एनायुस का ड्रॉ है, जहाँ पे आपको सेम इसी तरह बताना है तो आपको नंबर मिलेंगे। हमारा बीजांड कहाँ आता है? पुष्पासन, पुष्पासन, फल। ये हमारे पुष्प आयाम काट का भाग है। आप देख सकते हैं इसको किस तरह से दर्शाना है। परागण और निषेचन। अभी आपने पुष्प का आयाम काट देखा। पुष्प के आयाम काट के देखने के बाद अगर आपको इन भागों को नाम दर्शाना हो तो आप दर्शा सकते हैं। अभी आपने देखा, मैंने बताया भी, यहाँ पे आपको बताना है कि परागण और निषेचन क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि परागकण, परागण तथा अंड, जहाँ पे इनके वाहक हमेशा आपको पता है कि जल, वायु और कीट। आपने कुछ अपने आसपास ऐसे पौधों को देखा होगा जरूर कि जहाँ पे मैं अचंभव लगता है कि ये चीज़ उत्पन्न कैसे हुआ, यह पौधा आ कहाँ से गया, क्योंकि इसके पास उसके लिए वाहक हमेशा भौरा होता है। उसका वाहक हमेशा भौरा या कीट होते हैं। आपने सुना होगा कि भौरा हमेशा फूलों का कीट होता है, जहाँ पे वो रसों को चूसता है और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। स्वयं परागण। स्वयं परागण क्या होता है? स्वयं परागण जो किसी फूल के परागकण या उसी वर्तिकाग्र पर, फूल के परागकण या वर्तिकाग्र पर अंड को निषेचित करते हैं, वह स्वयं परागण कहलाते हैं। स्वयं परागण जो स्वयं से वर्तिकाग्र पर निषेचित करते हैं स्वयं परागण। पर परागण दूसरों का सहारा। पर परागण अपने पौधे के दूसरे स्पीशीज के द्वारा, जैसे वायु, जल, कीट जैसे वर्तिकाग्र परागकण एक दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तथा पहुंचने में सहायता करते हैं। परागनली, परागकण, अंड के केंद्रकों के निषेचन, फिर अंडाशय, भित्ति, इन सब के संलयन के द्वारा पर परागण संपन्न होता है या निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया, पौधों में निषेचन की जो प्रक्रिया है उसका आरेख आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा। उसके कुछ भागों के नाम आपको बताने रहेंगे, जिसमें से मैं यहाँ पर कुछ भागों के नाम बता रहा हूँ। अंकुरण शील, और ये जो भाग दर्शाया जा रहा है इसको कहते हैं पराग नली। और ये जो भाग है आपका
अंडे का केंद्र है, अंडा केंद्र जिसको कहते हैं। और ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये डबल लेयर वाली पाइप, इसको यहाँ से बीज शाख, यानी ये बीजांड की शाख है जहाँ से बीज उत्पन्न होने की कोशिश में होता है। ये आपका परागनली, ये आपका अंडे का केंद्र हो गया, ये अंकुरणशील हो गया, और ये जो चीज़ है वो है हमारा अंडाशय। ये पौधों में निषेचन की प्रक्रिया है। यहाँ आपको ये एनालिसिस में ज़रूर पूछा जाता है, आपको बताना मतलब बताना है। यहाँ पे आपको वर्तिका या वर्तिकाग्र। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में आपको यहाँ पे आरेखित भाग का नाम दर्शाना है, और आरेखित भाग का नाम दर्शाने के बाद आपको इसके बारे में कुछ लिखना है। जैसे कि मादा जनन तंत्र क्या है। मादा जनन तंत्र हमेशा एक जोड़ी अंडाशय उत्पन्न करना, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडवाहिनी, गर्भाशय और वेजाइना, इनके कुछ भागों के नाम दर्शाया जाता है। जैसे वेजाइना, अंडाशय, गर्भाशय, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। बस आपको मादा जनन तंत्र में एनआईओएस के स्टूडेंट जो साइंस 10th क्लास में है, आपको बस इतना ही करना है। इतना टॉपिक्स इतना लिख के आपको यहाँ पे 4th मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। हमें एनसीईआरटी जैसा लेक्चर पूरा लेना वाइज नहीं चलना यहाँ पे, क्योंकि उनका जो चैप्टर उनके पास समय, हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि आपको सिर्फ 70 डेज में एग्ज़ाम कंप्लीट करना रहता है। और हाँ, आपको इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है सब, तो मैंने पीडीएफ वाला वर्जन मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। मेरा ये वाला भी वीडियो देखेंगे तो आपको पीडीएफ वाला नोट्स बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा। हमको आगे पढ़ना है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं? HIV, एड्स, HIV लक्षण, HIV फैलने का जो संक्रमित रक्त, संक्रमित सिरिंज एवं इंजेक्शन द्वारा, नशीला पदार्थ लेने से, इस प्रकार नशीला पदार्थ लेने वाले को संक्रमित सुइयों के द्वारा, जो नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उस संक्रमित सुई के द्वारा ले सकते हैं। रक्तदान, रक्त चढ़ाने तथा इंजेक्शन लगाने में अगर संक्रमित है तो भी हो सकता है उनको HIV। तथा स्तनपान के संबंध, स्तनपान कराने के संबंध में भी उनको अगर संक्रमित है तो HIV हो सकता है। दूसरा है हमारा STD। लक्षण क्या है? जनन अंग में खुजली या सूजन, मूत्र जनन या छिद्र में छाले या घाव होना, अनुपचारित स्वास्थ्य का देखभाल। आपको नोट बनाने का जो तरीका है वो मैं PDF वर्जन में अपलोड कर दूंगा। आप मेरे इसी वीडियो के आई कार्ड्स बटन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।